हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी जीएस की एसएससी सीजीएल को लेकर मास्टर वीडियो सीरीज चल रही है एंड जिसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स का। साइंस में मैं आपको 3 वीडियो दे रहा हूँ। एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ बायोलॉजी का, दूसरा वीडियो हमारा आज का होने वाला है फिजिक्स का। इससे पहले हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कई सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर इस टेस्ट की या इस पूरी सीरीज़ की टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरा एसएससी सीजीएल को लेकर जो 100 आवर कोर्स है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल फोर्स छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले फोर्स बल से अधिक हो तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु किसी लिक्विड में रखी जाती है तो लिक्विड जो होगा एक ऊर्ध्व बल लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं, अपवर्त बल। अब अगर मान लो कि ये अपवर्त बल जो है वस्तु के भार से ज़्यादा होता है तो वस्तु ऊपर की ओर धकेली जाती है, वो तैरने लगती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक आयरन रॉड को किसी अगर हम डेंस जो लिक्विड है उसमें अगर रखें, जैसे कि मरकरी हो गया जो कि पानी से ज़्यादा डेंस है, तो वो तैर भी सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो लोहे की छड़ जो होगी पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो वस्तु तैरने लगेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। अगला है, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार जो है वो किससे गतिमान है। तो अगर किसी वस्तु का वेग, वेलोसिटी जो है समय के बराबर अंतरालों में बराबर न बढ़े या फिर घटे तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण, वो भी एक समान नहीं होगा। ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ट्रैफिक में चलती कार कभी तेज कभी धीमी चलती हैं, इसलिए उसमें असमान त्वरण हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण, डी आंसर। एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं और ऐसे ही कई क्वेश्चन हम आज इस सेशन में सॉल्व भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय बल जो होता है हर स्थान पर एक जैसा होता है। इस क्षेत्र को पैरेलल और इक्विडिस्टेंट रेखाओं से दर्शाया जाता है। इन रेखाओं की स्पेसिंग समान होती है जिससे पता चलता है कि फील्ड के इंटेंसिटी भी समान है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी वाला, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, समांतर और समदूरी सीधी रेखाएं, इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1666 में सबसे पहले एक ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करके सनलाइट को तोड़कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, वर्णक्रम। ये डिस्कवरी ये दिखाती है कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आइजैक न्यूटन करेक्ट होगा। अगला है, सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो यहाँ पर मोस्ट डिवाइडेड की बात हो रही है। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो डिस्पर्जन मतलब वर्ण विकिरण के कारण 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। हर रंग की वेवलेंथ अलग होती हैं। बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती हैं, इसीलिए यह सबसे अधिक अपवर्तित होता है, विचलित होता है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, इसीलिए वह सबसे कम विचलित होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी वॉयलेट, ए आंसर। यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? बेसिकली ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो बहुत ही सिंपल है, जब कोई वस्तु कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच रखी जाती है तो बनने वाली इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, मतलब आभासी होगी। प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, एरेक्ट प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं सीधा। इसके अलावा प्रतिबिंब जो बनता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, एनलार्ज्ड होता है ना, आकार में बड़ा।
तो अगर ऑप्शन देखेंगे आप, आभासी, सीधा और बड़ा, वर्चुअल, एरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। डी आंसर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण मतलब मिरर की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? बेसिकली स्पेरिकल मिरर की हमको यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इस दर्पण की मतलब मिरर की हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वक्रता त्रिज्या, और फोकल लेंथ, उनके बीच एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, जो कि होता है R = 2F। तो R = 2F जो है, यहाँ पर हमको F दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो R निकल जाएगा 2 × 12 जो कि हो गया 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि दर्पण के घुमाव का केंद्र जो होगा वो 24 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, चम्मच का अंदरूनी भाग जो होता है वो कॉन्केव मिरर जैसा होता है, अवतल दर्पण जैसा होता है। जब आप उसका सामना करते हैं और अपना चेहरा दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बाहर रखते हैं तो रियल, इन्वर्टेड और छोटा या फिर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके विपरीत चम्मच का पिछला भाग कॉन्वेक्स मिरर जैसा काम करता है और वर्चुअल मतलब आभासी, एरेक्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किस वजह से? कॉन्केव मिरर की वजह से, अवतल दर्पण। ए आंसर। एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जब कोई रबर बैंड होती है, खिंची हुई होती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब लचक के कारण जो आकृति बदली है उसकी वजह से आती है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट होगा। अगला बड़ा ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है, प्रकाश के किरण को अपसारित करता है जो उस पर आपतित होती हैं। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पहला देखिए ऑप्शन दे रखा है, प्रयुक्त दर्पण उत्तल है, दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक है। एंड तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। जो इमेज फॉर्म्ड होती है मिरर के द्वारा उसको देखा जा सकता है पर्दे पर। तो यहाँ पर एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। जब कोई दर्पण मतलब मिरर प्रकाश किरणों को अपसारित करता है तो वो उत्तल दर्पण होता है, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कि हमको पहले वाले देखिए स्टेटमेंट में दे रखा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, क्योंकि केवल कॉन्वेक्स मिरर ही प्रकाश को बाहर की ओर अपसारित करते हैं। सेकंड भी सही है, यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ये दर्पण के पीछे एक काल्पनिक बिंदु पर स्थित होता है। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर देखिए गलत दे रखा है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसे स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। हमेशा ये वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं, और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है,
कैसे एनरोल करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। गति के फर्स्ट लॉ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का देखिए प्रथम नियम क्या बोलता है, कोई वस्तु तब तक विश्राम या एक समान गति की स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसका तात्पर्य यही है कि कोई वस्तु स्वतः अपनी गति नहीं बदलती, ये विशेषता जो होती है इनर्शिया मतलब जड़त्व कहलाती है। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बी आंसर। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक मतलब एपर्चर क्या होता है? तो एपर्चर क्या होता है? दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। देखिए एपर्चर का अर्थ होता है किसी दर्पण या फिर लेंस की वह चौड़ाई जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है या फिर परावर्तित होता है। अब गोलाकार दर्पण के मामले में इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर यानी किनारे से किनारे तक की दूरी कितनी है। तो जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना अधिक प्रकाश वो एकत्र कर पाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है। अगला है, तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है? तो जब तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है तो वह लेयर्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज अलग अलग घनत्व की परतों के कारण बार बार मुड़ता है। इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इससे होता क्या है, तारे की जो अपेरेंट पोजीशन होती है, दिखने वाली स्थिति होती है, वो लगातार बदलती रहती है, जिससे वे हमें ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर उत्तरदायी है। अगला है, चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ज्वार भाटा मतलब टाइड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्वार भाटा मतलब टाइड्स, समुद्र के पानी का ऊपर नीचे उठना, जो कि मून, चंद्रमा और आंशिक रूप से बोल सकते हैं कि सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होने पर उसका गुरुत्व समुद्र को अपनी ओर खींचता है, जिससे हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं। दूसरी ओर भी जड़त्व के कारण पानी जो है वो ऊपर उठता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो बल है जो किसी दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगता है, और यहाँ पर हमको यही देखने को मिलता है जिस वजह से टाइड्स देखने को मिलती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ए आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता, चार्ज पार्टिकल पर लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं हो सकता, बिजली और चुंबकत्व से जुड़ा होता है। न्यूक्लियर फोर्स हो नहीं सकता, केवल परमाणु के अंदर काम करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अपवर्तनांक यहाँ पर बात हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दर्शाता है कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो उसकी गति कितनी बदलती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n = c/v। यहाँ पर n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर प्रकाश किसी माध्यम में धीमा चलता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पानी में अगर हम कोई छड़ी डालते हैं तो वो हमें थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती हैं इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग कौन सा होता है? मोस्ट स्कैटर्ड की बात हो रही है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें मौजूद छोटे छोटे गैस कण शॉर्टर वेवलेंथ वाले रंगों को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा बिखरती हैं। यही कारण है कि हमें आसमान जो होता है वो नीला दिखाई देता है। सबसे कम अगर स्कैटर्ड कौन सा होता है? रेड रंग, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसी कारण से। ग्रीन भी स्कैटर्ड होता है लेकिन नीला जो है वो उससे अधिक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सी आंसर। एक किताब मेज पर पड़ी है और राहुल उसे बल की दिशा में डिस्टेंस d तक खिसकाता है, तो फोर्स द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, अननोन होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब वर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, कोई भी एंगल नहीं है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1, तो यहाँ पर
एक पॉजिटिव वैल्यू हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए जब राहुल किताब को उसी दिशा में खिसकाता है जिस दिशा में वो बल लगाया था, तो पॉजिटिव वर्क हमको देखने को मिलता है, पॉजिटिव धनात्मक कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बिल्कुल करेक्ट होगा। जीरो नहीं हो सकता, जब कोई मोमेंट नहीं होता है तब होता है वर्क जीरो। नेगेटिव तब होता है जब बल और गति की दिशा उल्टी हो, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ग्रह जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन बहुत ही भारी और विशालकाय पिंड है, इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। यही बल सभी प्लैनेट्स को सूर्य की ओर खींचता है। लेकिन ग्रहों की अपनी गति होती है, वेलोसिटी होती है, जो उन्हें सीधे सूर्य में गिरने नहीं देती हैं, बल्कि वे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। यदि किसी वस्तु का घनत्व किस तरीके का है तो वह द्रव पर तैरती हैं। तो द्रव के घनत्व से अधिक होगी, द्रव के घनत्व से कम होगी, लेस देन द लिक्विड, इक्वल होगी या ट्वाइस होगी। तो जब कोई वस्तु होती है किसी द्रव में डाली जाती है तो उस पर बाइंड फोर्स कार्य करता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, अगर वस्तु का डेंसिटी द्रव से कम है तो वह बल उसके वजन से अधिक होगा। ऐसे में वस्तु तैरने लगेगी। यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी अगर फ्लूइड डेंसिटी के बराबर होती है तो वस्तु ना तैरेगी ना डूबेगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है फ्लूइड डेंसिटी से तो वस्तु डूबेगी। डेंसिटी कम होगी फ्लूइड डेंसिटी से तो वस्तु तैरेगी। तो यहाँ पर द्रव के घनत्व से कम अगर है तो वह द्रव पर तैरती हैं। तो बी आंसर। मानव नेत्र में मायोपिया निकट दृष्टि दोष, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। मायोपिया में व्यक्ति पास की चीजें तो देख पाता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता। इस दोष को कॉन्केव लेंस से ठीक किया जा सकता है, जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। यह प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर सही फोकस करता है। ऐसे लेंस जो होते हैं उनकी नेगेटिव पावर होती है। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस अवतल लेंस करेक्ट होगा। जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे जाती है। ये किस गति नियम का एग्जाम्पल है? तो देखिए ये है न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब नाविक नाव से आगे कूदता है तो नाव पीछे की ओर मूव करती है। यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम। गर्म वायु के विचलित प्रवाह में धूल के कण अनियमित रूप से क्यों हिलते दिखते हैं? किस वजह से होता है? यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जब गर्म हवा ऊपर उड़ती है तो वह ठंडी हवा की तुलना में हल्की और कम डेंसिटी वाली होती है। इससे वातावरण में अलग अलग घनत्व की डेंसिटी की एयर लेयर्स बनती हैं। जब लाइट इन परतों से गुजरती है, लेयर से गुजरती है, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, दिशा बदलती है। इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस कारण से हमें हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कंपित हुई मतलब अस्थिर अनस्टेबल लगती है, थोड़ी सी शेकी लगती है। यही कारण है गर्म सड़क पर दूर से देखा गया दृश्य हिलता हुआ हमको नजर आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो जो डेंटिस्ट होता है वो कॉन्केव मिरर का यूज करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है। मुंह के अंदर छोटे छोटे हिस्सों को साफ देखने की जरूरत होती है तो डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर का उपयोग करता है। इसमें ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो वो एक बड़ा, सीधा और वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पर कॉन्केव करेक्ट होगा। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण क्यों लगते हैं? कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो छोटा लेकिन हमको विस्तृत दृश्य देता है। कॉन्केव मिरर छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सबसे जरूरी, यह मिरर एक बहुत ही वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है। पीछे का जो बड़ा हिस्सा होता है उसको हमको छोटे से एरिया में दिखा देता है। तो यही कारण है कि व्हीकल्स में रियर व्यू, पीछे के दृश्य और साइड व्यू मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा जमा होती है, कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जब हम उसे खींचते हैं या दबाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वापस जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो ये ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। खतरे का संकेत लाल रंग से क्यों दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, स्कैटरिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम स्कैटर होता है। स्कैटरिंग की जो दर होती है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। छोटी तरंग दैर्ध्य जैसे नीला रंग जो होता है वो ज़्यादा बिखर जाता है। लंबी तरंग दैर्ध्य जो होती है जैसे लाल रंग की वो कम बिखरता है। इसीलिए रेड लाइट को हम यूज़ करते हैं
संकेत के तौर पर ये फॉग, डस्ट और स्मोक में भी दूर से साफ दिखाई देता है। इसीलिए इस कलर को ट्रैफिक लाइट्स, रेलवे सिग्नल, वार्निंग बोर्ड इनमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, स्कैटर सबसे कम होता है। अगला आता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या संरचना के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी जाती है या उसे खींचा या दबाया जाता है, जैसे कि स्प्रिंग या फिर धनुष, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। ये ऊर्जा उसके पोजीशन और उसकी संरचना पर निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m हो गया मास, g हो गया ग्रेविटी एंड h हो गया हाइट। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया कौन सी होती है? जब प्रकाश किसी, देखिए मिरर दर्पण की सतह से टकराता है और वापस लौटता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का नियम क्या बोलता है? आपतन कोण जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया कौन सी होती है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखी जाए और छवि वक्रता केंद्र पर बने तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो इमेज भी उसी दूरी पर बनती है। इमेज होती है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। v हो गया हमारा यहाँ पर -20 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। कॉन्केव में रियल इमेज नेगेटिव होती है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। और u हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉन्केव में हमेशा नेगेटिव होती है। तो m इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पर माइनस, तो हमारे पास है ही सही, माइनस ब्रैकेट में 20 अपॉन में -20। तो ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो +20 अपॉन में -20। तो यहाँ पर आ गया -1। तो -1 का मतलब है इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है। 1 मैग्नीट्यूड इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो फाइनल आंसर जो होगा इसका -1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, बस के रुकने पर हम आगे क्यों झुकते हैं? तो बस चलते चलते अगर अचानक रुकती है तो हम सब अंदर बैठे हुए अगर लोग देखें तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण। जड़त्व का मतलब होता है वस्तु की वही स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति, यानी चल रही है तो चलती रहे, रुकी हो तो रुकी रहे। जब बस रुकती है तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर में जो गति थी वो बनी रहती है। इसीलिए हम इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा नियम है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। देखिए, एसएससी के सीजीएल में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के, तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम पीवाईक्यू कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यू हैं उन पर 1 लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 1 लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। आप इन 1 लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है पीवाईक्यू का। 10,000 1 लाइनर मात्र 29 रुपये की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। और फटाफट इसको रोज अगर आप 1000 1 लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पीवाईक्यू दिया हुआ है, 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किसे दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो है ये लो टेम्परेचर को दर्शाता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें चीज़ों को -150 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। इस तकनीक को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल रॉकेट में लिक्विड फ्यूल जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, इनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्रायो प्रिजर्वेशन में होता है, जहां पर इंसान के सेल्स, टिश्यू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। एमआरआई मशीन्स जो होती है उनमें बहुत ताकतवर चुंबक जो होती है, मैग्नेट्स होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो लो टेम्परेचर ए आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का डेंसिटी अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? केल्विन में तो हमने देखिए अभी सॉल्व कर भी लिया था, यहाँ पर सेल्सियस में पूछा है तो 4 डिग्री सेल्सियस। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, इसका मतलब वजन उसके साइज के हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है। ये पानी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जब तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच होता है तब पानी के अंदर के कण जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो पानी कम फैलता है और ज़्यादा भारी बनता है, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज़्यादा डेंस होता है। अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे हो जाए तो पानी फैलने लगता है, फिर उसके बाद मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि ठंडियों में झील या तालाब का पानी ऊपर से बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इसी वजह से फिश नीचे जिंदा रह सकती हैं क्योंकि वहाँ पानी जमता नहीं है। तो 4 डिग्री सेल्सियस बी आंसर। सेल्सियस तापमान माप के यूनिट का नाम किस पर रखा गया है? तो एंडर्स सेल्सियस के नाम पे रखा गया है। एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर ही रखा गया। 1742 में टेम्परेचर को मापने के लिए एक नया तरीका स्केल बनाया था उन्होंने जो स्केल बनाया था उसमें शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस को पानी का बॉइलिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट माना था, यानी आज से बिल्कुल उल्टा। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे ठीक कर दिया। अब हम जो सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं उसमें 0 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी उबलता है, इसीलिए टेम्परेचर की ये यूनिट उनके नाम पर सेल्सियस रखी गई। तो एंडर्स सेल्सियस। इनमें से कौन हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब कुचालक है? तो लकड़ी जो है ये एक अच्छा हीट इंसुलेटर होता है, यानी ये गर्मी को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। इसीलिए जब आप किसी गर्म बर्तन का लकड़ी वाला हैंडल पकड़ते हो तो आपको जलता नहीं है। दूसरी ओर अगर हम डायमंड की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा हीट कंडक्टर होता है, यानी वह गर्मी को बहुत तेजी से पास करता है, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हो। पानी जो होता है ये एक बीच वाला कंडक्टर है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। माइका की बात करें तो धीरे धीरे हीट पास करता है। इसका इस्तेमाल जो होता है हीट रेजिस्टेंट उपकरणों में किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरीके से इंसुलेटर नहीं है, इसलिए सबसे सही जवाब जो होगा वो लकड़ी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक है, मतलब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा खास रूप है जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। इसके स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है जो फ्रीली मूव कर सकता है। यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। इसी वजह से ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरियों के इलेक्ट्रोड्स, पेंसिल लेड और बिजली वाले ब्रशों में किया जाता है। यहाँ पर सी आंसर। अगला है, किसी वस्तु में किसकी प्रेजेंस के कारण वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनती है? तो जब किसी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं और जब करंट पास होता है तो ये एक दिशा में बहने लगते हैं, जिससे ही बिजली का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। यही वजह है कि मेटल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम ये अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसी वजह से जल्दी बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, सी आंसर। वह तापमान जिस पर द्रव अपनी लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है वो। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस जमकर सॉलिड बन जाता है, जैसे कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। इस टेम्परेचर पर पानी के पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे ही हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, बी आंसर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड गैस में बदल जाता है। सब्लिमेशन पॉइंट क्या होता है? ऊर्ध्वपातन बिंदु, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड बने, जैसे कि कपूर या फिर ड्राई आइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, अभी डिस्कस किया, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस पूरी तरीके से गैस में बदलने लगता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है ये इवेपोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है, वाष्पीकरण। जब कोई लिक्विड सब्सटेंस इवेपोरेट यानी गैस में बदलती है तो वो अपने आसपास से हीट सोख लेती हैं। इससे आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडक बनती है। इसी सिद्धांत पर फ्रिज जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर, वो काम करते हैं, डी आंसर। इनमें से किस अग्रणी साइंटिस्ट ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर दूर तक सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो वेव्स का प्रयोग किया था?
तो किसने करा था? गुग्लियल्मो मार्कोनी ने। मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार बिना तार के वायरलेस मतलब रेडियो सिग्नल भेजे। 1895 में उन्होंने कई किलोमीटर दूर तक सिग्नल भेजने में सफलता पाई। 1901 में उन्होंने अटलांटिक महासागर के पार पहला वायरलेस सिग्नल भी भेजा, जो उस समय एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। इसी काम के लिए उन्हें 1909 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने रेडियो वेव का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी। गुग्लियल्मो मार्कोनी, सी आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं? सरफेस वेव होती हैं। तो एल वेव्स को लव वेव्स भी कहा जाता है। ये ऐसी भूकंप की तरंगे होती है जो सिर्फ अर्थ की सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। ये जो वेव्स होती हैं पी और एस वेव से धीरे चलती हैं, लेकिन इनका हिलाने का असर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए भूकंप के दौरान इमारतें गिरना या ज़मीन में दरार आना ज़्यादातर इन्हीं एल वेव्स के कारण होता है। इसीलिए इन्हें सबसे डिस्ट्रक्टिव यानी नुकसानदायक भूकंपीय तरंग माना जाता है, एल वेव्स को। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और लगभग 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है, मतलब वेवलेंथ को दर्शाता है? किस प्रकार के विकिरण? रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम से शुरू होकर बहुत ज़्यादा तक जाती हैं, करीब 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, और इनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती हैं। इसी कारण से रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो स्टेशंस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट्स और वॉकी टॉकी जैसे डिवाइस में किया जाता है। ये वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं रेडियो वेव्स, सी आंसर। एक सिंपल पेंडुलम में धातु की छोटी गेंद या पत्थर का वह पार्ट जो धागे से लटका होता है क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं बॉब। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक धागे के एक सिरे पर एक भारी चीज जैसे कोई धातु की गेंद या फिर पत्थर बंधा होता है और वह झूलता रहता है। इस झूलते हुए भाग को बॉब कहते हैं। जब इस बॉब को किसी एक तरफ खींचकर छोड़ते हैं तो यह दोनों तरफ झूलता है। इसे दोलन ऑसिलेशन कहते हैं। पेंडुलम की इसी गति से समय मापा जा सकता है, इसलिए पुराने समय की घड़ियों में यही सिस्टम होता था। बॉब का वजन पेंडुलम के झूलने की स्पीड यानी टाइम पीरियड को प्रभावित करता है। आसान शब्दों में बात करें तो बॉब वो भारी गोल हिस्सा होता है जो लटकता रहता है और आगे पीछे झूलता रहता है। तो यहाँ पर ए आंसर। साउंड वेव्स किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो साउंड वेव्स जो होती है ये निर्वात मतलब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि हवा, पानी, स्टील, कोई ना कोई मीडियम जरूरी होता है। इन मीडियम में साउंड छोटे छोटे कणों के वाइब्रेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन वैक्यूम में कोई कण ही नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ कंपन मतलब वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता और साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। यही कारण है कि स्पेस में कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ वैक्यूम होता है। तो सी आंसर करेक्ट होगा। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में साउंड की फ्रिक्वेंसी की एसआई इकाई का नाम रखा गया है? किस वैज्ञानिक के सम्मान में? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में, बी आंसर। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई तरंग एक सेकेंड में कितनी बार दोहराई जाती है। इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, जो ये बताती है कि एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ है। ये नाम जर्मन वैज्ञानिक के हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज उनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विद्युत और चुंबकीय तरंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी खोज की और उनकी पुष्टि की थी। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। हमारे कान जो होते हैं आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, इसीलिए फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी साउंड उतनी तेज और पतली लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साउंड की वह मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? हमारे कान जो होते हैं एक खास रेंज की साउंड फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, उसे कहते हैं ऑडेबल रेंज, और इसकी शुरुआत होती है 20 हर्ट्ज से, मिनिमम 20 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज की साउंड फ्रिक्वेंसी को ही हम सुन सकते हैं। अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जैसे चमगादड़ या डॉल्फिन की आवाज़। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग धातु के पार्ट्स की क्रैक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है? मतलब दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। यह इंसान सुन ही नहीं सकता, लेकिन मशीनें आसानी से पकड़ सकती हैं। जब इन वेव्स को किसी धातु पर भेजा जाता है
और अगर उस धातु के अंदर कोई दरार या खाली जगह होती है तो ये तरंग वापस लौट आती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, रेलवे, हवाई जहाज जैसी जगहों पर किया जाता है। तो बी आंसर करेक्ट होगा, अल्ट्रासोनिक। किसी क्लोज रूम में बात कर रहे लोगों की बातें हमें साउंड वेव के किस प्रभाव के कारण सुनाई देती हैं? तो डिफ्रेक्शन के कारण। जब ध्वनि किसी कोने, दरवाजे या दीवार के पास से गुजरती हैं और मुड़ जाती हैं तो इसे डिफ्रेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन। इस वजह से जब कोई व्यक्ति कमरे के कोने में बात कर रहा होता है और आप उसे देख नहीं पाते, फिर भी आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। किस कारण से? डिफ्रेक्शन के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोनार एक डिवाइस है जो वस्तुओं की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। यह किस मीडियम में कार्य करता है? तो सोनार की बात करें तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। कहाँ पर प्रयोग करता है ये? अंडर वाटर, पानी के नीचे। इसका काम होता है पानी के नीचे किसी चीज की दूरी, दिशा और गति को मापना। ये वेव्स पानी में तेजी से फैलती है। जब किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि सबमरीन, चट्टान या मछली से टकराकर वापस लौटती हैं तो वेव के आने जाने के टाइम से ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगता है। इसका प्रयोग समुद्र में जहाजों, पनडुब्बियों या फिर समुद्री खोज और मछली पकड़ने में होता है। तो अंडर वाटर, डी आंसर। इकोकार्डियोग्राम अधिक निकटता के किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इकोकार्डियोग्राम एक मेडिकल टेस्ट होती है जिसमें डॉक्टर अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके दिल की धड़कन, रक्त का फ्लो मतलब ब्लड का फ्लो और हार्ट वॉल्व की स्थिति जांचते हैं। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव दिल के अंदर की मूविंग चीज़ें जैसे कि फ्लोइंग ब्लड से टकराकर वापस आती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा बदलाव होता है। इस बदलाव को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी जब कोई चीज़ ऑब्जर्वर के पास आ रही होती है या दूर जा रही होती है तो उसकी आवाज़ या सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। इससे डॉक्टर ये समझ पाते हैं कि दिल सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है इकोकार्डियोग्राम। ए आंसर। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक सिस्टम है जो पानी के नीचे साउंड वेव भेजता है और जब ये वेव किसी चीज़ से टकराकर लौटती हैं तो हम उनके लौटने के टाइम से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड जान सकते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किस पदार्थ में साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है? देखिए, साउंड, ध्वनि की गति इस बात पर निर्भर करती है कि वह चीज़ किस मीडियम से गुजर रही है, जैसे कि गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। साधारण तौर पर साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में कम होती है और सबसे कम गैस में होती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं जिससे वाइब्रेशन तेजी से पास होता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें यहाँ ऑप्शन में तो एक हल्की और मजबूत धातु है जिसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्टील, आयरन और निकल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हवा में जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है, पानी के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में सबसे तेज 6420 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस प्रकार की साउंड वेव्स का उपयोग शिकार खोजने और उड़ान के लिए करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का। डी आंसर। बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। इंसान इतनी हाई फ्रिक्वेंसी सुन ही नहीं सकता, लेकिन चमगादड़ इन्हीं वेव्स का उपयोग शिकार खोजने और उड़ान के लिए करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। वायु में साउंड का वेग कितना होता है? तो कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ हमें बिजली की चमक के बाद क्यों सुनाई देती है? तो क्यों सुनाई देती है? इसका रीज़न होता है क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसी समय गड़गड़ाहट भी हमको सुनाई देती है, लेकिन हमें सबसे पहले लाइट दिखती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आवाज़ कुछ सेकंड के बाद सुनाई देती है हमको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि साउंड की स्पीड हवा में सिर्फ 343 मीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए लाइट पहले हमारी आंखों तक पहुंचती है और साउंड थोड़ी देर में कानों तक पहुंचती है। इसी वजह से चमक पहले और गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देती है। तो रीज़न बहुत सिंपल है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। ए आंसर। प्रकाशिकी में लेंस के छिद्र को क्या कहा जाता है जो प्रकाश के फैलाव को कंट्रोल करता है? तो क्या कहा जाता है? एपर्चर। एपर्चर एक छोटा सा छेद या खुला हुआ हिस्सा होता है जो किसी लेंस जैसे कि कैमरा, दूरबीन या माइक्रोस्कोप में होता है और उसी से होकर लाइट अंदर आती है। एपर्चर का साइज ये तय करता है कि कितना प्रकाश लेंस के अंदर आएगा और ये लाइट का फैलाव भी कंट्रोल करता है। अगर एपर्चर बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट आएगी, इमेज ब्राइट होगी, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है। अगर एपर्चर छोटा होगा तो लाइट कम आएगी, इमेज थोड़ी सी डार्क हो सकती है।
इसीलिए एपर्चर जो है इमेज की ब्राइटनेस, फोकस और क्लैरिटी को कंट्रोल करता है। तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस प्रकार की दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें सामान्य लेंस की जगह अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ था, कॉन्केव मिरर का यूज हुआ था? तो परावर्ती दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का उन्होंने आविष्कार किया था। आइजैक न्यूटन ने 1668 में एक खास तरीके की टेलीस्कोप बनाई थी, दूरबीन बनाई थी, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें उन्होंने कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया था, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करता है। इससे इमेज ज़्यादा साफ और तेज मिलती थी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लेंस से लाइट को मोड़ा जाता है और मिरर से लाइट को वापस भेजा जाता है और इमेज बनाई जाती है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरबीन, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। विबग्योर में किस रंग की ऊर्जा, एनर्जी सबसे मिनिमम होती है? तो विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 रंगों का क्रम होता है जो हम इंद्रधनुष या फिर प्रिज्म में देखते हैं। हर रंग की एक फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। अब रूल क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब इसमें वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, इसलिए उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किस रंग की ऊर्जा न्यूनतम होगी, एनर्जी सबसे कम होगी? तो रेड की। सिंपल से समझ में आ रहा है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी वाले कमरे से अचानक मंद रोशनी वाले कमरे में जाता है तो वो वस्तुएं क्यों नहीं देख पाता है? तो देखिए, हमारी आंख की जो रचना है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आइरिस का। ये आंख के बीच की काली गोल जगह यानी प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जब आप तेज रोशनी, ब्राइट लाइट वाले कमरे में होते हैं तो बहुत सारी लाइट आंख में घुसने की कोशिश करती हैं। आइरिस तुरंत प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि आंख को ज़्यादा लाइट से नुकसान ना हो। लेकिन जब आप अचानक मंद रोशनी, डिम लाइट वाले कमरे में जाते हो तब भी आपकी प्यूपिल छोटी रहती है क्योंकि उसे फैलने में थोड़ा सा समय लगता है। इस वजह से कम लाइट अंदर जाती है और थोड़ी देर आपको कुछ साफ नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका मतलब आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे कम प्रकाश प्रवेश करता है। इसी वजह से जब हम तेज रोशनी से मंद रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो चीजें नहीं देख पाते हैं। बी आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो, एक उत्तल दर्पण जो होता है ना, यानी जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये हमेशा एक ही तरीके की इमेज बनाता है। वर्चुअल सिर्फ दिखाई देती है, स्क्रीन पर नहीं बनती। इरेक्ट सीधी होती है और आकार में छोटी होती है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है ताकि ज़्यादा एरिया दिख सके। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। पहला देखिए, ऑप्शन दे रखा है हमको यहाँ पर, शक्ति की इकाई जूल पर न्यूटन होती है। ये गलत है। कार्य की इकाई जूल होती है, तो बिल्कुल सही। कार्य मतलब वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा मूव करता है, तो क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 न्यूटन का बल लगाकर कोई ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक ले जाया जाए तो 1 जूल वर्क डन होगा। इसलिए वर्क की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल होगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही है और हमको सही कथन फाइंड करना है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अब देखिए, वॉट दे रखा है यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में। तो वॉट जो है ये पावर की यूनिट होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की नहीं होती है। वॉट इक्वल टू क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड एनर्जी की नहीं, पावर की यूनिट है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत होगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, इनकरेक्ट मैच्ड है? तो देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट दे रखी है न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, वर्क की जूल और वॉल्यूम मतलब आयतन की दे रखी है मीटर। तो यहाँ पर डी आंसर हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि गलत है। यहाँ पर मीटर दे रखा है। मीटर जो है वो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है, लंबाई की, ना कि वॉल्यूम मतलब आयतन की। वॉल्यूम जो होता है 3 डायमेंशन में जगह घेरने की क्षमता होती है। इसे मापा जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब क्यूब मीटर में। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या हो गई? क्यूब मीटर हो गई, ना कि मीटर। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? देखिए, सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो धरती के कंपन, वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करता है, यानी भूकंप के झटके को। जब जमीन के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या हिलती हैं तो भूकंप आता है।
सिस्मोग्राफ इन कंपन को ग्राफ पर रेखा की मदद से दिखाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम कहते हैं। इससे वैज्ञानिक को पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है और उसका केंद्र मतलब एपिसेंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप अर्थक्वेक को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता को मापने और यह जानने के लिए कि बारिश हो रही है या फिर बर्फ या ओले हैं, वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्स भेजता है। कौन सा उपकरण है वो? डॉपलर वेदर रडार। डी आंसर। देखिए, एक ऐसा यंत्र जो आकाश में रेडियो वेव भेजता है, जिसे हम आवाज लगाकर इको सुनते हैं, यही काम डॉपलर वेदर रडार भी करता है। यह रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हवा में भेजता है। जब यह वेव बारिश की बूंदों या फिर बर्फ या ओलों से टकराती हैं तो वो वापस लौटती हैं। लौटी हुई वेव्स को मापकर यह रडार ये जान लेता है कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कितनी तेज हो रही है और किस दिशा में जा रही है। ये टेक्निक डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है, यानी जब कोई वस्तु जैसे कि बारिश या फिर तूफान गति में होती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वो चीज़ पास आ रही है या फिर दूर जा रही है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन देखें तो बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। पायरानोमीटर की बात करें तो ये सोलर रेडिएशन मापता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। और 2D सोनिक एनीमोमीटर की बात करते हैं तो ये हवा की स्पीड और डायरेक्शन को मापता है। तो ये चीज़ भी आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भौतिक इकाई को, फिजिकल यूनिट को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है? देखिए फ्रेंड्स, बात सिंपल सी हो रही है कि किस फिजिकल यूनिट को ऐसे फील्ड के इंटेंसिटी बोलते हैं जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है पर एम्पियर पर मीटर पर। किस फिजिकल यूनिट को? टेस्ला को। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है यदि किसी कंडक्टर मतलब चालक में 1 एम्पियर करंट हो और वह 1 मीटर लंबे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उस पर 1 न्यूटन बल लगे तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 1 टेस्ला होगी। समझ में आया आपको? इसके अलावा अगर देखें ऑप्शन, कैंडेला जो है ये लाइट इंटेंसिटी की इकाई होती है, प्रकाश की तीव्रता की। कूलम की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है, यूनिट होती है। पास्कल की बात करें तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिक समतल सतह पर हेमिस्फेरिकल क्षेत्र से आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए करते हैं। तो कौन सा है वो उपकरण? पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो सूर्य से आने वाली कुल सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को मापता है। इसमें शामिल होती है डायरेक्ट सनलाइट और स्कैटर्ड लाइट। ये डिवाइस जो होता है एक फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम होता है जो कि 180 डिग्री एंगल में लाइट को कलेक्ट करता है। आउटपुट दिया जाता है इसका वॉट पर स्क्वायर मीटर में। इसका उपयोग होता है मौसम विज्ञान में, एग्रीकल्चर में, सोलर पैनल रिसर्च में, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर सी आंसर पायरेनोमीटर। अदर ऑप्शन देखें, हाइग्रोमीटर की तो ये ह्यूमिडिटी मापता है। बोरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापता है। एनीमोमीटर की बात करें तो विंड स्पीड, हवा की गति को मापता है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिक यंत्रों को सूची 2 में दिए गए उपयोगों से मिलान करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट देखिए, सेक्सटेंट। एक एंगल मापने वाला यंत्र है जिसे मुख्यतः नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 दृश्यमान वस्तुओं जैसे कि तारा हो गया या फिर क्षितिज, उनके बीच के कोण को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? ए हो गया हमारा। दूसरा यंत्र है यूडोमीटर। यूडोमीटर का उपयोग, इसे बेसिकली रेन गेज भी कहा जाता है। यह यंत्र वायुमंडल में गिरी हुई वर्षा की कुल मात्रा को मापने के लिए काम आता है। तो वर्षा की मात्रा को मापने में काम आता है, मेजर रेनफॉल। तो दूसरे का हो गया हमारा डी। तीसरा देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का उपयोग जो है एक ऐसा यंत्र है जो बहुत ही कम मात्रा की जो विकिरित ऊष्मा होती है, रेडिएटेड हीट, उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान लेता है, थर्मोपाइल। तो यहाँ पर विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट। तो तीसरे का हो गया बी। और चौथा जो है पायरोमीटर, किसी सतह के तापमान को मापता है। तो चौथे का हो जाएगा हमारा सी। तो अब देखिए बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ए, डी, बी और सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है। विंड वेन यंत्र जो है ये पवन की दिशा मतलब विंड डायरेक्शन को निर्धारित करता है। ये एक तीर की तरह होता है जो हवा के बहाव की दिशा में घूमता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये नॉर्थ की ओर घूमता है तो हवा जो है वो नॉर्थ से आ रही है। तो विंड वेन इंस्ट्रूमेंट जो है ये डिटरमाइन करता है विंड डायरेक्शन को। नेक्स्ट है,
ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है इसे मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है? कौन सी फिजिकल यूनिट? हबल कांस्टेंट, हबल नियतांक। हबल कांस्टेंट वह वैल्यू है जो ये बताती है कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, यूनिवर्स जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है। जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जाती हैं उनकी लाइट रेड शिफ्ट होती हैं और इसी शिफ्ट को देखकर उनकी दूरी और गति का अंदाजा लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फेराडे कांस्टेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ है। प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो ये क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस में काम आता है। यहाँ पर हबल कांस्टेंट, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर करेक्ट एसआई यूनिट। एक तरफ हमको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, दूसरी तरफ एसआई यूनिट दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। कैपेसिटेंस, धारिता की अगर बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है फेराडे। लास्ट में बचा हुआ प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, उसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। तो फाइनल देखिए कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आया? डी, सी, बी और ए। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी भी भौतिक राशि के सिर्फ अंकीय मान को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी के, उसे कहा जाता है परिमाण, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है सिर्फ वैल्यू बिना डायरेक्शन के। जैसे स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसमें 60 जो है ये मैग्नीट्यूड है। अगर क्वांटिटी वेक्टर है जैसे कि वेलोसिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की शुद्ध संख्यात्मक ताकत को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड, परिमाण, डी आंसर। बिजली की वाणिज्यिक इकाई, कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो बिजली की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, सी आंसर। जब हम घर की बिजली का बिल चुकाते हैं, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखिएगा, वहां पर जो आपका बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1000 वॉट इंटू 1 घंटा। यानी अगर कोई 1000 वॉट का गीजर 1 घंटा चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब मान लो 1 यूनिट की प्राइस जो है वो 7 रुपये है या 8 रुपये हैं, तो अगर 1 घंटा गीजर चलता है 1000 वॉट का तो वो 8 रुपये 10 रुपये बिजली का बिल बनाता है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखा होगा आपके। तो किलोवाट घंटा, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। जूल जो है ये साइंटिफिक यूनिट है और किलोवाट आवर जो है ये प्रैक्टिकल कमर्शियल यूनिट है। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस, दूरी की इकाई इनमें से कौन सी होती है? तो न्यूटन, वॉट, लाइट ईयर और जूल दे रखा है। दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है तो लाइट ईयर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। ये बताता है कि प्रकाश 1 साल में कितनी दूरी तय करता है। लाइट की स्पीड जो होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 ईयर में लाइट लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर चलती है, जो कि 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एक तारे से दूसरे तारे तक की दूरी। वहीं अगर हम न्यूटन की बात करें, ऑप्शन में दे रखा है तो ये फोर्स की यूनिट है। वॉट दे रखा है ये पावर की यूनिट है। जूल दे रखा है ये एनर्जी की यूनिट है। तो डिस्टेंस की यूनिट, इकाई कौन सी होगी? लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन आता है, वह डिवाइस कौन सी है जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि लेंस या फिर मिरर की कर्वेचर रेडियस को मापती है? तो कौन सी डिवाइस है? स्फेरोमीटर। एक ट्रायंगुलर फ्रेम वाला डिवाइस होता है जिसके 3 लेंस होते हैं और बीच में एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है लेंस और स्फेरिकल मिरर की जो कर्वेचर होता है उसको मापने में। फिजिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही कॉमन है। ये स्क्रू गेज प्रिंसिपल और ज्योमेट्री का यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑप्शन देखें तो विस्कोमीटर जो है ये फ्लूइड की विस्कोसिटी को मापता है। बर्नियर कैलिपर की बात करें तो लेंथ या डायमीटर मापने के लिए उपयोग आता है। स्क्रू गेज की बात करें तो बहुत छोटी थिकनेस या फिर डायमीटर मापने के लिए उपयोग आता है। तो यहाँ पर स्फेरोमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश की वेवलेंथ किस यूनिट में मापी जाती है? तो प्रकाश की वेवलेंथ जो है ये एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। वेवलेंथ यानी एक वेव की पीक से दूसरी पीक तक की दूरी। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। विजिबल लाइट रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा ऑप्शन देखें तो फेराडे जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज की यूनिट होती है। कैंडेला लाइट इंटेंसिटी की यूनिट एंड डाइन जो होती है ये फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एक एनर्जी की छोटी सी यूनिट होती है, खासतौर पर एटॉमिक और पार्टिकल फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनर्जी टाइप और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमको, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। इसका एग्जाम्पल है बांध में जमा पानी, तो हाइड्रो पावर प्लांट। सेकेंड देखते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी फ्यूल में मौजूद एनर्जी, डीजल जलने पर मिलती है, तो डीजल जनरेटर। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी, हवा की गति, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पवन चक्की, विंड टर्बाइन। चौथा है रेडिएशन एनर्जी, सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा, तो सोलर थर्मल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल है सौर तापीय। तो ए हमारा मैच हो गया 3 से, बी हो गया 4 से, सी हो गया 2 से और डी हो गया फर्स्ट से। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गिरते नारियल, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, लुढ़कते पत्थरों और उड़ने वाले विमान से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई है? तो इनसे जुड़ी हुई है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति, मोशन में होती है। जब कोई चीज गिरती है, उड़ती है, लुढ़कती है या फिर तेज चलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर गिरता हुआ नारियल हो गया, चलती हुई गाड़ी हो गई, लुढ़कता हुआ पत्थर हो गया, उड़ता हुआ विमान हो गया। इन सभी में वस्तुएं जो है वो मूव कर रही हैं, इसीलिए इनकी ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, बी आंसर। नेक्स्ट है यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 5 मीटर तक गति करती है वो ईंट, तो किया गया कार्य कितना होगा? हमको वर्क डन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए फिजिक्स में वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स दे रखा है हमको 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5 मीटर, तो वर्क निकाल लेते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 5 जो कि हो गया 35 जूल। यानी ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाकर उसे 5 मीटर तक खिसकाने पर कुल 35 जूल कार्य हुआ है। कितना? 35 जूल। ऐसा यूनिट होती है वर्क की, जूल। तो यहाँ पर 35 जूल, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर वो ऐसा देखिए क्वेश्चन घुमा देता कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 है, तब किया गया कार्य कितना होगा? तब किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर 0 रखोगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 इंटू 0, भाई 7 न्यूटन का बल लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन आ गया 0। तब ऐसे क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम के अंदर घुमा के पूछ लेता है, तो वो चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो ये होगा गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगी। देखिए पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं, शुरुआत में उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, वो होती है क्योंकि वो चल रहा होता है। ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड घटती है और जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी चेंज जो होता है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है ऊपर जाते समय। अगर ऊपर से वापस से नीचे आएगा पत्थर, तब पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होगा। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है बैटरी में कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आप रिमोट या टॉर्च में बैटरी लगाते हैं तो उसी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी से आपके डिवाइस को पावर मिलता है। इसीलिए बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना। तो यहाँ पर बी आंसर। गिरती चीज, सेना की परेड और भारी वस्तु का गिरना किस मोशन के एग्जाम्पल हैं? किस मोशन के एग्जाम्पल हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उस गति को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई कार बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलती है, ना दाएं मुड़ रही है ना बाएं मुड़ रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। जब ट्रेन किसी सीधे ट्रैक पर चलती है तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन दिखाती है। तो उस हिसाब से ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी की स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में बदलते हैं, किस एनर्जी में बदलते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊंचाई पर जो संग्रहित पानी की स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना और फिर उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले पानी को बांध की मदद से ऊंचाई पर रोका जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है।
जब पानी नीचे गिरता है, टरबाइन पर गिरता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। गिरता हुआ पानी टरबाइन में घूमता है, इससे मैकेनिकल ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किसके आधार को रेखांकित किया है? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रसिद्ध अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसी सिद्धांत को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है, बिल्कुल सही। यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है, ये गलत है। देखिए, ज्वार भाटा टाइड्स पृथ्वी और चंद्रमा मतलब मून तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, न कि स्टार्स तारों और पृथ्वी के कारण होता है। टाइड्स का कारण है चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के जल पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिससे समुद्र का जो जल है वो ऊपर खींचता है और ज्वार बनता है, मतलब हाई टाइड्स हमको देखने को मिलती हैं। इसीलिए स्टार्स वाला कथन जो है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि तारों का पृथ्वी पर ज्वार भाटा से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पर गलत। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, यूनिट ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम है एक्सेलरेशन के, तो बिल्कुल सही। पहला ही ऑप्शन हमको दिख गया, गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक त्वरण एक्सेलरेशन ही होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यह दर्शाता है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर कितनी तेजी से गिरती है। जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और एक्सेलरेशन त्वरण की इकाई जो होती है यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसलिए दोनों की इकाई यूनिट एक समान होती है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? जोहान्स केपलर को। केपलर के 3 नियम हमने हमेशा पढ़े हैं, आपने पढ़े भी होंगे। जोहान्स केपलर की बात करें तो जर्मन खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने ग्रहों की गति के 3 प्रसिद्ध नियम दिए थे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये 3 नियम क्या थे? देखिए, पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, कक्षीय नियम कहा जाता है उसको। हर ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ता कक्षा मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरियाज, क्षेत्रफल नियम। ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से जुड़ी काल्पनिक रेखा के साथ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड्स। ग्रह की कक्षा की अवधि जो होती है टी, उसकी औसत दूरी जो है आर, उसके बीच का रिलेशन बताता है तीसरा नियम। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, इसलिए केपलर को ग्रहों की गति के नियमों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? किसने निकाला था? देखिए निष्कर्ष ये गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया कि कोई भी 2 वस्तुएं, चाहे उनका भार कुछ भी हो, यदि उन्हें वैक्यूम निर्वात में एक साथ गिराया जाए तो वो समान त्वरण से गिरेगी और एक ही समय में जमीन पर पहुंचेगी। मतलब निर्वात में अगर आप एक हथौड़ी और एक पंछी का जो पंख होता है वो दोनों अगर आप एक साथ छोड़ते हो तो दोनों चीजें एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। चाहे पंख कितना भी हल्का हो और हथौड़ी कितनी भारी हो, यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। ये सिद्ध किया था गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में वेट मशीन पर खड़ा हो और लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगे तो स्केल क्या दिखाएगा? तो जब एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता है तो व्यक्ति पर लगने वाला इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति वेटिंग स्केल पर ज्यादा फोर्स डालता है और पैमाना ज्यादा वेट दिखाता है, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ए आंसर। कभी आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब हमें महसूस होता है कि थोड़ा सा वजन भारी हो रहा है, जबकि लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमको थोड़ा सा वेट लॉस जैसा फील होता है। पानी का घनत्व डेंसिटी अधिकतम कब होती है? तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि केल्विन में अगर हम देखें तो 277 केल्विन होता है। इसे कहते हैं एनोनमस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी पानी का असामान्य व्यवहार। देखिए, सामान्यतः लिक्विड ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं और घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है,
लेकिन पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ता है और फिर उसके बाद एक्सपेंड होने लगता है। इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे डेंस होता है पानी। तो यहाँ पर केल्विन में देखें तो 277 केल्विन, सी आंसर। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में झील जो होती है उसकी ऊपर की सरफेस जम जाती है, बट नीचे टेम्परेचर अलग होता है। इसी वजह से वहाँ पर मछलियाँ जो होती है ठंडे प्रदेशों में सर्वाइव कर पाती हैं। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेंस के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो देख लेते हैं दोनों को। देखो, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है ना वो बिल्कुल सही है। लेंस की पावर इस बात पर निर्भर करती है कि उसका फोकल लेंथ क्या है। पावर क्या होता है? देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है P = 100 अपॉन में F। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो ये लाइट को अंदर की ओर मोड़ता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसकी पावर पॉजिटिव होगी। कॉन्केव लेंस की बात करें तो लाइट को बाहर की ओर फैलाता है और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव होती है। दोनों कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों, ए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, F फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, दर्पण सूत्र होगा 1/V + 1/U = 1/F। यही होता है दर्पण सूत्र। V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। वर्ण विक्षेपण, जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर रंग की वेवलेंथ अलग होती हैं और जब लाइट प्रिज्म से गुजरती हैं तो हर रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ता है। वॉयलेट रंग जो होता है, बैंगनी रंग, वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है, रेड सबसे कम मुड़ता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर विक्षेपण देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन में टर्म्स दे रखी है इनको भी क्लियर कर लो, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं और डायरेक्शन बदलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन, जब लाइट वापस लौट आती है जैसे मिरर से टकराकर, तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है? प्रकीर्णन, जब लाइट हवा या कणों से टकराकर बिखरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे कि आसमान का नीला दिखाई देना, यह स्कैटरिंग प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो ये टर्म भी आप क्लियर रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गोल्ड और कॉपर किस कलर के लाइट को अवशोषित करते हैं जिससे वे पीले दिखाई देते हैं? देखिए, जब कोई वस्तु किसी रंग की लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है तो हमें वही रंग दिखाई देता है जो रिफ्लेक्ट होता है। जो उसने ऑब्जर्व करा वो रंग थोड़ी दिखाई देता, जो रिफ्लेक्ट हुआ और हमारी आंखों तक पहुंचा वही दिखाई देगा। तो गोल्ड और कॉपर जो है ये नीली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ये रेड और ग्रीन रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेड प्लस ग्रीन मिलकर येलो रंग बनता है, इसीलिए हमें धातुएं जो होती है वो पीले रंग की दिखाई देती हैं। जो रंग एब्जॉर्ब होता है वो नहीं दिखता है, जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वही हमारी आंखों को दिखता है। तो समझ में आया कौन सा रंग अवशोषित करते हैं? ये ब्लू रंग, बी आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। तो किसका होता है? हीरे का होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, किसी मटेरियल में लाइट कितनी धीमी हो जाती है जब वो वैक्यूम से उस मटेरियल में जाती है, ये बताता है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू = C/V। C हो गई लाइट की स्पीड वैक्यूम में और V हो गया लाइट की स्पीड उस मीडियम में। डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, यानी लाइट उसमें बहुत ही धीरे चलती है। यही वजह है कि हीरे में लाइट बार बार मुड़ती है और अंदर बाउंस करती है, जिससे वो बहुत ही तेज चमकता है। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस कारण से हीरे की चमक जो है बहुत ही खास होती है। यहाँ पर हीरा, डायमंड बिल्कुल सही आंसर होगा। सूर्य के लाल और हरे प्रकाश के अलावा समुद्र में पानी के मॉलिक्यूल्स सूर्य के किस अदर वेवलेंथ को अवशोषित करते हैं? तो सनलाइट में विबग्योर के सभी कलर्स होते हैं देखो, और जब ये समुद्र की सतह पर पड़ती है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और बाकी पानी में चली जाती हैं। रेड, ग्रीन और येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं, ये पानी में ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ब्लू और वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी होती हैं, ये पानी में गहराई तक जाती हैं
और स्कैटरिंग के कारण वापस आंखों तक आती हैं। इसीलिए हमें समुद्र का पानी अक्सर नीला दिखाई देता है। इस सवाल में क्या पूछा है कि रेड और ग्रीन के अलावा कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, तो उसका जवाब है येलो, डी आंसर। किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? किस प्रकार के, देखिए मिरर में, प्लेन मिरर में। जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज वैसी दिखती है, लेकिन आपका दायां हाथ बाएं की तरह और बायां हाथ दाएं की तरह दिखता है। इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्शन, यानी लेफ्ट और राइट उलट जाते हैं। ऊपर नीचे की दिशा नहीं बदलती है, सिर्फ बाएं दाएं की दिशा बदलती है। तो प्लेन मिरर, डी आंसर सही होगा। एक माध्यम से दूसरे में जाते समय लाइट के मार्ग में मोड़ को क्या कहते हैं? अभी डिस्कस करा था हमने, रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उस घटना का क्या नाम है जिसमें पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हल्का लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है? तो उस घटना को क्या बोलते हैं? एल्पेंग्लो कहते हैं। एल्पेंग्लो एक बहुत ही सुंदर घटना है जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब सूरज खुद तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी रोशनी सीधे पहाड़ की चोटी या फिर बर्फीली सतह से टकराती है। इसमें पहाड़ों पर हल्की गुलाबी, लाल या फिर नारंगी चमक दिखाई देती है। ये तब होता है जब एटमॉस्फेयर नीली लाइट को स्कैटर कर देता है और केवल रेड और ऑरेंज लाइट बचती है, जो लंबे रास्ते से होकर पहाड़ों तक पहुंचती हैं। ये सीन अक्सर बर्फ से ढकी ऊंचाई वाली जगहों जैसे हिमालय या फिर आल्प्स, इनमें दिखाई देता है। तो उस घटना का नाम क्या है जिसमें पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हल्का लाल और नारंगी रंग दिखाई देता है? अल्पेंग्लो, सी आंसर। इनमें से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है किसी पदार्थ की बिजली को रोकने की क्षमता, यानी वो कितना अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, न कि उसके आकार या लंबाई पर। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम करंट फ्लो। तो नाइक्रोम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये एक अलॉय होता है जिसमें निकल प्लस क्रोमियम होता है। इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, बी आंसर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा तत्व? स्टील। देखिए, परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो एक बार चुंबकीय बन जाने के बाद लंबे समय तक अपनी मैग्नेटिक पावर को बनाए रखता है, उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा चुंबक बनाने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए? तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें हो हाई रिटेंटिविटी, मतलब चुंबकत्व को लंबे समय तक रख सके, और हाई कोअर्सिविटी, चुंबकत्व को खत्म करना मुश्किल हो। और ये दोनों क्वालिटी होती है स्टील के अंदर। तो यहाँ पर स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? तो कौन है गुड कंडक्टर? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। चांदी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, यानी इसमें करंट बिना किसी रुकावट के तेजी से गुजरता है। परंतु सिल्वर महंगा होता है, इसीलिए वायर्स में ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा एक कंडक्टर है और सस्ता भी है। तो यहाँ पर सिल्वर सही आंसर होगा। धारावाही चालक से जुड़े मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है? किस रूल का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। यह रूल बताता है कि अगर आप एक स्क्रू को करंट की दिशा में घुमाएं तो स्क्रू को घुमाने की दिशा ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। आप इसे हाथ से भी समझ सकते हैं। थंब जो होता है वो करंट की डायरेक्शन होती है, फिंगर का घुमाव जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट कैरिंग वायर के चारों ओर सर्कुलर होता है और इसकी दिशा करंट पर डिपेंड करती है। यही कॉन्सेप्ट मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से समझाया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 6 वॉट विभवांतर मतलब पोटेंशियल वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश मतलब चार्ज स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमको निकालना है कार्य मतलब वर्क डन, और वर्क इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 6 वोल्ट दे रखा है, Q मतलब हो गया हमारा चार्ज जो कि 4 कूलम दे रखा है। सिंपली 6 इंटू 4 करेंगे, आ जाएगा 24 जूल। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है तब मूव करते हैं। किसी कंडक्टर जैसे कि वायर में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिससे कोई करंट नहीं बनता। जैसे ही हम बैटरी या सेल लगाते हैं, एक सिरा हाई पोटेंशियल पर होता है और दूसरा लो पोटेंशियल पर होता है। इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई पोटेंशियल की ओर बहने लगते हैं। तो किसी चालक तार में आवेश मतलब
चार्ज प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब विद्युत दाब में अंतर होता है, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सी आंसर। इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हीरा, डायमंड। देखो, कंडक्टर क्या होता है? वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर से गुजरने देता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। अब ग्रेफाइट जो है ये अच्छा कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर हो गया। गोल्ड की बात करें तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, सबसे बेहतरीन कंडक्टर में से एक। डायमंड की बात करेंगे तो ये इंसुलेटर है, इसकी रचना ऐसी होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। क्ले की बात करें तो थोड़ा बहुत कंडक्ट कर सकती है जब गीली हो, पर बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर है। और यहाँ पर पूछा गया कि बेड कंडक्टर है, तो डायमंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? देखिए, सबको पता है टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। पर कब किया था ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1876 में किया गया था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहली बार लोग दूर बैठे आवाज के जरिए बात कर सकते थे। तो 1876। एटम बम के आविष्कार में किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया था? किसने दिया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। परमाणु बम का विकास अमेरिका में वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। इस परियोजना के साइंटिफिक डायरेक्टर थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। यह बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, यानी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनके टूटने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो निकलती है। पहला सफल परीक्षण जो है वो जुलाई 1945 में हुआ था। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। ओपेनहाइमर जो है वो बाद में इस हथियार के विनाशकारी प्रभाव से बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे, और उन्होंने कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जो कि भगवद गीता से लिया गया है। तो यहाँ पर बी आंसर, जूलियस ओपेनहाइमर करेक्ट आंसर होगा। पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसने बनाया था? तो वो बनाया था कार्ल बेंज ने। 1885 में दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई थी। ये 3 पहियों वाली कार थी और इसकी स्पीड थी लगभग 16 किलोमीटर पर आवर। तो कार्ल बेंज बी आंसर करेक्ट है। बायोफोकल लेंस का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो बायोफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 1784 में इसका आविष्कार किया था। ये लेंस उन लोगों के लिए बनाए गए जिन्हें दूर और पास दोनों देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रिवॉल्वर पिस्टल का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर एक ऐसा हथियार है जिसमें एक घूमने वाला सिलेंडर होता है जो एक से अधिक गोलियां स्टोर कर सकता है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तो सिलेंडर घूमता है और अगली गोली फायर के लिए तैयार हो जाती है। इसी वजह से इसे रिवॉल्वर कहा गया है। किसने इसका आविष्कार किया था? सैमुअल कोल्ट ने। अगला क्वेश्चन आता है, थर्मोस्कोप के आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो थर्मोस्कोप के आविष्कार माने जाते हैं गैलीलियो गैलीली। ये एक शुरुआती यंत्र था जो तापमान में बदलाव दिखाता था, लेकिन ये टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता था, बस दिखा सकता था कि गर्मी बढ़ी या फिर घटी है। 17वीं सदी में इन्होंने बनाया था इसको। अगला आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, यह भी सही है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, यह भी सही है। टेलीफोन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था, यह गलत है। टेलीफोन का आविष्कार जो है ये ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। अभी हमने सॉल्व भी किया क्वेश्चन। तो डी वाला जो है कथन ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के विकास का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? जॉन शेफर्ड बैरन को। एटीएम के आविष्कार का श्रेय जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है, जो कि एक स्कॉटिश आविष्कारक थे। उन्होंने 1960 के दशक में ऐसा एक मशीन आधारित बैंकिंग सिस्टम सोचा जिससे लोग 24 घंटे कभी भी पैसे निकाल सके बिना बैंक में जाए। तो यहाँ पर डी आंसर। हेनरी बैक्यूरेल ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल की बात करें, एक फ्रांसीसी भौतिकविद थे जिन्होंने 1896 में 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये खोज एकदम संयोगवश हुई थी। ये आधुनिक परमाणु भौतिकी की नींव साबित हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डगलस एंगलबर्ट ने इनमें से किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो किस उपकरण का आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस का। उन्होंने 1960 के दशक में इसे विकसित किया था। इसे पहली बार 1968 में एक प्रसिद्ध डेमो में दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसे द मदर ऑफ ऑल डेमोस कहा जाता है। उस समय ये माउस जो था लकड़ी का बना होता था और इसमें 2 पहिए लगे होते थे, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस की दिशा में, जिससे स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करना संभव हो सका।
ये कंप्यूटर उपयोग को मैनुअल कीबोर्ड ओनली सिस्टम से हटाकर विजुअल और इंटरेक्टिव सिस्टम में बदलने की दिशा में पहला कदम था। तो डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, लाइट के 7 कंपोनेंट कलर में डिस्पर्जन की खोज 1666 में किसने की थी? किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने। यह महत्वपूर्ण खोज उन्होंने की थी कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है और यह रंग एक प्रिज्म से गुजरने पर विभाजित मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं। इस घटना को उन्होंने क्या कहा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चलती हुई कार के सामने अपोजिट डायरेक्शन से हवा आती है, हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किस तरीके का कार्य होगा? वो नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा या पॉजिटिव होगा? तो जब कोई वस्तु जैसे कि एक कार किसी दिशा में चल रही है और कोई फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जैसे कि तेज हवा सामने से आ रही हो, तो ये जो फोर्स होगा वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करता है, यानी उसके काइनेटिक एनर्जी को घटाता है। ऐसे में फिजिक्स में कहा जाता है कि बल ने नकारात्मक कार्य किया है, नेगेटिव वर्क किया है। तो यहाँ पर नेगेटिव ए आंसर। यदि कोई व्यक्ति W कार्य को T समय में करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? सिंपल सी बात है, पावर पूछ रहे हैं। तो फिजिक्स में पावर का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कितनी तेजी से कार्य किया गया हो। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, W अपॉन में T, और यही पूछा जा रहा है, तो सी आंसर सही होगा। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस पार्टिकल में सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनुसार किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से गति कर रही है। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था होती है, ठोस होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इनके कणों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस हिसाब से होगी? अब गैस में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उसके बाद कम, और सबसे कम होगी सॉलिड में। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक कहाँ पर होगी? गैस में, डी आंसर। डैम में स्टोर्ड वाटर में किस प्रकार की एनर्जी होती है? तो जब किसी बांध में पानी को ऊंचाई पर रोक कर रखा जाता है तो उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा उस पानी की हाइट और उसके भार मतलब मास के कारण उत्पन्न होती है, जिसे हम फिजिक्स में कहते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। इसी रूप में उसे दर्शाते हैं। अच्छा, जब बांध का गेट खोला जाता है, पानी नीचे की ओर तेजी से बहने लगता है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 किलोग्राम आयरन की गेंद और 3 किलोग्राम एल्यूमिनियम की गेंद को 20 मीटर की हाइट से गिराया गया। 10 मीटर की हाइट पर इनमें कौन सी राशि समान होगी? देखो, जब दो वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है और हम मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नगण्य है, तो दोनों वस्तुएं एक ही गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। यह गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, चाहे उनका मास कुछ भी हो। तो यहाँ पर त्वरण एक्सेलरेशन, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक्सेलरेशन पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, न कि वस्तु के भार पर। यानी चाहे गेंद लोहे की हो या फिर एल्यूमिनियम की हो, भारी हो या हल्की हो, दोनों समान गति से गिरेगी और उनका त्वरण जो है वो बराबर होगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा। तो बी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऊर्जा कहते हैं उसको, जो किसी वस्तु में उसकी मोशन के कारण उत्पन्न होती है, गति के कारण होती है। जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसका मान इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है और वो कितनी तेजी से वेलोसिटी से चल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भौतिक राशि स्थान बदलने पर नहीं बदलती है? तो मास जो है एक वस्तु में मौजूद कणों की कुल मात्रा को दर्शाता है। ये मूलभूत भौतिक राशि होती हैं जो किसी वस्तु के लोकेशन बदलने पर कभी नहीं बदलती है। चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या अंतरिक्ष में हो, उसका द्रव्यमान हमेशा समान होता है, मास हमेशा समान रहेगा। द्रव्यमान केवल तब बदलेगा जब वस्तु की सामग्री या पदार्थ की मात्रा में बदलाव हो। वेट जो होता है, वजन, वो बदलता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस पर डिपेंड करता है। ये वेट क्या होता है? mg होता है। m मास हो गया और g हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आप वेट मशीन पे खड़े होते हो ना, तो वो हमारा होता है mg, आपका मास और ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका मास अलग है, द्रव्यमान अलग है और वेट अलग है। बहुत सारों को तो ये भी क्लियर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से न्यूटन का कौन सा गति नियम यह समझाने में सहायता करता है कि गेंद दीवार से टकराती है तो वापस लौट क्यों आती है? तो ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा गति का नियम। यह कहता है कि हर क्रिया एक्शन की समान और विपरीत प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। जब आप एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, वह दीवार पर जो बल लगाती है यह है एक्शन। उसी समय दीवार भी उसी मात्रा में और विपरीत दिशा में गेंद पर बल लगाती है, फोर्स लगाती है, यह है रिएक्शन। यही प्रतिक्रिया रिएक्शन गेंद को वापस उछाल देती है। इसीलिए गेंद का वापस लौटना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल है। पहला नियम जो है वो इनर्शिया से जुड़ा हुआ है, जड़त्व का नियम, गेंद के वापस लौटने की वजह नहीं बताता। दूसरा नियम जो है ये बल और त्वरण, फोर्स और यहाँ पर एक्सेलरेशन के संबंध में F=ma, यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं बताता है। तो तीसरा नियम होगा, ये भी आप समझ सकते हो, सी आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा होगा एंड जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपने बड़ी आसानी से क्वेश्चंस लगा भी लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का अब देखिए बहुत ही कम समय रह गया है। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने स्पेशल आपके लिए जीएस का 100 आवर का कोर्स बना रखा है। 100 घंटे का मेरा कोर्स है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मात्र 500 रुपये में अवेलेबल है। 5 मंथ की वैलिडिटी है, इंग्लिश हिंदी मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको, इसके अलावा क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर एनरोल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।